नमस्कार। लंबे वक्त के बाद एक और टिप्पणी। मैं हूं अतुल चौरसिया। दरबार में हड़कंप मचा हुआ था, अफरा तफरी का आलम था। धृतराष्ट्र की देह उखमज से टूट रही थी। हर आदमी किसी गुत्थी को सुलझाने में उलझा हुआ था। सबके माथे पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह छपा हुआ था। आखिर यह हुआ कैसे? हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? इस साधारण से सवाल के उत्तर में सबके अपनी अपनी कल्पना के घोड़े थे, जो बेतहाशा आर्यावर्त के विस्तीर्ण उत्तर भारतीय मैदानों में दौड़ रहे थे। किसी के पास विशुद्ध गणितीय फार्मूला था, तो किसी के पास सामाजिक समीकरणों से लैस तर्क, और कुछ लोगों के पास रियाया की गद्दारी के कुतर्क भी थे। धृतराष्ट्र दरबार में बैठे बैठे बड़बड़ा रहे थे। महाराज को अकेले में ही बड़बड़ाता देख संजय ने पूछा, कहाँ हवा में लाठी भांज रहे हैं महाराज? धृतराष्ट्र गुस्से से तमकते हुए बोले, मुंह न खुलवाओ संजय, अभी कुछ कच्ची पक्की निकल जाएगी। संजय ने पूछा, अरे ऐसा क्या हुआ? धृतराष्ट्र बोले, मंदिर बनवा कर दे दिया, फिर भी मंदिर बनाने वाले डंकापति को ही हरवा दिया अयोध्यापुरी में। हालांकि सबसे अलग नतीजे आए हैं फैजाबाद यानी कि अयोध्या लोकसभा सीट से, जहां बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह 50,000 वोटों से हार गए हैं। धृतराष्ट्र ने रुककर थोड़ी सांस बटोरी और फिर बोलना शुरू किया। जब से डंकापति जी महाराज बने हैं, बिना रुके बिना थके दे दनादन लगातार विकास पर विकास करते जा रहे हैं। तब भी हरा दिए अयोध्या वाले। ऐसी गद्दार रियाया। धृतराष्ट्र ने फिर से दोहराया, ऐसी गद्दार रियाया हमने तो नहीं देखी, तुमने देखी हो तो कहो। संजय ने मन को मसोसते हुए कहा, पिछले 10 वर्षों में विकास तो काफी हुआ है। संजय की बात को बीच में ही काटते हुए धृतराष्ट्र ने फिर से कहा, वही तो, लेकिन गद्दारों को कौन समझाए? संजय ने इसके बाद अपनी बात पूरी करते हुए कहा, जो जनता पहले जनार्दन होती थी, अब वो गद्दार कहलाती है। अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन करने जरूर जाना, लेकिन वहाँ रात न रुकना। हो सके तो अपनी गाड़ी से जाना, वहाँ के ऑटो की सेवा मत लेना। प्रसाद अपने ही घर से खरीद के ले जाना, वहाँ से कोई भी सामान मत खरीदना। अयोध्या वालों को समझ में आना चाहिए। धृतराष्ट्र पिनक गए। संजय का व्यंग्य उन्हें पसंद नहीं आया। उसी पिनक में बोले, दिमाग खराब है जो डंकापति को अनाप शनाप बक रहे हो। तब संजय ने धीरे से कहा, महाराज, रियाया इंसान होती है कि भेड़ होती है? संजय की बुझनी बुझौल से धृतराष्ट्र को गुस्सा आ रहा था। उन्होंने झल्ला कर कहा, इंसान। संजय ने कहा, तो फिर इंसान बैल की तरह रहठ में नहीं रेता जा सकता। वह विवेक का इस्तेमाल करेगा, भले ही थोड़ा देर से करे। धृतराष्ट्र को एहसास हुआ कि कुछ फलसफाना बात हो रही है जो उन्हें समझ में नहीं आ रही। उन्होंने गुस्से पर काबू पाते हुए पूछा, कहना क्या चाहते हो? संजय ने कहा, 10 साल दिए जनता ने डंकापति को, और कितना चाहिए? लटकते पटकते 5 और साल दे दिए। यही तो खूबसूरती है लोकतंत्र की। यह सुनकर धृतराष्ट्र बोले, क्या इसमें भी कोई बेहतरी छिपी है? संजय ने कहा, एक नहीं महाराज, कई बेहतरियां छिपी हैं। अगर आपको याद हो तो डंकापति की शुरुआत यहां से हुई थी। और मेरे साथ बोलो, हम इनका संपूर्ण बहिष्कार करेंगे। हम इनके दुकान रेडियो से कोई सामान नहीं खरीदेंगे। हम इनको कोई मजदूरी नहीं देंगे। संजय ने बात जारी रखी। मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार से शुरू हुआ सफर अब हिंदुओं के आर्थिक बहिष्कार तक पहुंच गया है। धृतराष्ट्र बोले, भला यह भी कोई बेहतरी हुई? एक गड्ढे से निकलकर दूसरे गड्ढे में कूद जाओ, इसमें क्या बेहतरी? संजय बोले, जो जनता जनार्दन थी अब वो गद्दार हो गई, इससे बेहतर क्या होगा महाराज? जरा सोचिए कि जो डंकापति महीना भर पहले बहुत जरूरी मौकों पर भी मुंह फुलाए फूफा बने रहते थे, वो डंकापति अब बात बेबात बार बार बिना बात के हंस रहे हैं। यह बेहतरी नहीं तो और क्या है?
धृतराष्ट्र बोले, हंसते हुए डंकापति बहुत अच्छे लगते हैं। संजय ने तुरंत कहा, अब बताइए, आप कह रहे हैं कि बेहतरी नहीं हुई। जनता ने इतना प्यार से समझाया है, तब न उन्हें हंसना याद आया है। बेहतरी आर्यावर्त की सियासत में भी हुई है महाराज। बीते 10 सालों में लोग कुछ शब्दों को भूल गए थे और कुछ नए शब्द रटने लगे थे। वहां भी बेहतरी हो रही है। किंग मेकर नाम का एक शब्द 10 साल बाद फिर से केंद्र की राजनीति में वापस लौटा है। उम्मीद है अब चाणक्य जैसे घिसे पिटे शब्द खत्म होंगे। धृतराष्ट्र के पास सहमति में सिर हिलाने के अलावा कोई चारा नहीं था। जाहिरन उन्हें किसी धमाकेदार बेहतरी की उम्मीद थी। संजय उनके मन की बात को भांप गए। सबसे बड़ी बेहतरी तो ये हुई महाराज कि डंकापति राम जी को बेच नहीं पाए। बहुत शिद्दत से उन्होंने राम जी को चुनावों में बेचने की पटकथा तैयार की थी, लेकिन जनता के बॉक्स ऑफिस पर उनकी पटकथा टाएं टाएं फिस हो गई। लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो बीजेपी को अयोध्या से सबसे बड़ा झटका लगा। वजह भी थी क्योंकि इस हार की उम्मीद बीजेपी ने कम से कम अयोध्या वासियों से तो बिल्कुल नहीं की थी। बड़ी खबर मिल रही है प्रयागराज जिले के इलाहाबाद लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी उज्जवल रमण सिंह ने धमाकेदार जीत दर्ज की है। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी नीरज त्रिपाठी को करारी शिकस्त दे दी है। धृतराष्ट्र को बड़ी उलझन होने लगी। उन्होंने बेसाख्ता पूछा, हुआ क्या? क्यों जनता डंकापति से बिफर गई, वो भी अयोध्या में? डंकापति तो कहते थे कि हम राम को लाए हैं। संजय ने कहा, वजहें तो बहुत सारी होंगी, लेकिन मेरी समझ में 2-4 जो बातें आ रही हैं वो बताता हूं। अव्वल तो डंकापति को यह गुमान हो गया था कि उनको देवत्व प्राप्त हो चुका है। इस गलतफहमी में वो बायोलॉजिकल से इलॉजिकल हो गए थे। मैं कन्विंस हो चुका कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली। इससे बड़ा भगवान राम का अपमान और क्या होता महाराज। खुद को इंसान से भगवान राम के समक्ष खड़ा करने के बाद डंकापति को जमीन पर गिरना ही था। लोग कहते हैं कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, बस चोट का दर्द बहुत गहरा होता है। लाठी अयोध्या के साथ बनारस में भी चली। डंकापति की जीत 5.25 लाख से सीधा 1.5 लाख पर आ गिरी। नरेंद्र मोदी वाराणसी लोकसभा सीट से लगातार तीसरी बार सांसद बने हैं, लेकिन इस बार उनकी जीत का अंतर काफी कम रहा। प्रधानमंत्री मोदी का मुकाबला एक बार फिर कांग्रेस के अजय राय से ही था, लेकिन इस बार उन्होंने मोदी की जीत का अंतर करीब 1.5 लाख वोटों पर ही समेट दिया। डंकापति की परतें खुलती देख धृतराष्ट्र की दिलचस्पी बढ़ गई। उन्होंने कहा, फिर क्या हुआ? संजय ने कहा, फिर क्या? जैसे ही पता लगा कि अब राम जी काम के नहीं रहे, डंकापति ने उन्हें साइड लगा दिया और जय जगन्नाथ का जयकारा करने लगे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। धृतराष्ट्र ने कहा, इतनी जल्दी राम जी पर डंकापति की आस्था डोल गई? संजय ने कहा, डोलने की वजह भी तो बहुत बड़ी है। कलिंग प्रदेश ने डंकापति को भर भर झोली सीटें जो दी हैं, चुनावी यार किसके, खाए पिए खिसके। ओडिशा ने बीजेपी को जीत की ऑक्सीजन दी है। विधानसभा और लोकसभा दोनों ही मोर्चों पर बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है। उड़ीसा से जो 21 लोकसभा की चुनाव हुआ, उसमें से अभी तक जो जानकारी है 19 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। विधानसभा में भी हमने डे 1 से कहा था, विधानसभा में भी स्पष्ट बहुमत के साथ इस बार डबल इंजन की सरकार बनेगी। धृतराष्ट्र फिर से पुराने सवाल पर वापस लौटे। और क्या वजह रही डंकापति के मान मर्दन की? संजय ने कहा, जब ज्योति से बड़ा दीपक हो जाए, जब नाक से बड़ी नथ हो जाए, तब इस तरह औधे मुंह गिरना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। डंकापति ने खुद को दैवीय अवतार घोषित कर दिया था। उनके शागिर्दों का दावा था कि वही राम को लाए हैं, जो राम इस धरती के पालनहार हैं। उन्हें लाने का घमंड पाले लोगों को जनता ने चेतावनी दे दी। एक और बड़ी अजीब बात हुई महाराज। 5वें चरण के मतदान से ठीक पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने दावा कर दिया कि भाजपा अब अपने बूते अपना काम करने में समर्थ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अब उसे जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के रिश्तों को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान चौंकाने वाला है।
द इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में नड्डा ने कहा कि पार्टी उस समय से आगे बढ़ चुकी है जब उसे आरएसएस की जरूरत थी और अब वो यानी बीजेपी सक्षम है और अपने काम खुद करती है। इस बयान के गूढ़ निहितार्थ हैं। शायद अंदर खाने में आरएसएस ने चुनावों से अपने को अलग कर लिया हो, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह रही कि देश के तथाकथित मीडिया ने इस बयान को समूचा ही निगल लिया। न कोई खट्टी डकार, न कोई एसिडिटी, न ही कोई अपच। नड्डा के सपनों वाली आत्मनिर्भर भाजपा चुनावी नतीजों के बाद नायडू नीतीश निर्भर भाजपा बन गई, फिर भी इस देश की मीडिया के कान पर जू नहीं रेंगी। धृतराष्ट्र की कसमसाहट बढ़ रही थी। संजय पूरी रौ में थे। आरएसएस के नजरिए से उसके अखंड आर्यावर्त प्रोजेक्ट के लिए ये नतीजे बड़ा धक्का हैं। अगले साल आरएसएस 100 साल का होने जा रहा है। उसके ठीक पहले आत्मनिर्भरता से गठबंधन निर्भरता का जो धक्का संघ और भाजपा को लगा है, शायद इसका आभास संघ प्रमुख मोहन भागवत को पहले से ही था। पहले चरण के मतदान के ठीक पहले मोहन भागवत ने कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 2025 में अपना शताब्दी वर्ष नहीं मनाएगा, क्योंकि कुछ उपलब्धियों का ढिंढोरा पीटने का उसका कोई इरादा नहीं है। उन्होंने इससे भी आगे जाकर ऐलान किया कि संघ को कुछ लक्ष्यों को हासिल करने में 100 वर्ष लगे, लेकिन यह बहुत धीमा और चिंताजनक है। आरएसएस का शताब्दी वर्ष मनाने की कोई जरूरत नहीं है। संघ इसे संगठन का अहंकार बढ़ाने के लिए नहीं कर रहा है। संघ किसी संगठन के 100 साल पूरे होने का जश्न मनाने और कुछ उपलब्धियों का ढिंढोरा पीटने नहीं आया है। ये चिंताजनक है कि आरएसएस को कुछ लक्ष्य हासिल करने में 100 साल लग गए। 2000 वर्षों के सामाजिक पतन के खिलाफ लड़ाई के कारण बदलाव की गति धीमी हो गई। संजय अभी भी बोले जा रहे थे। जाहिरन जिस हिंदू राष्ट्र की कल्पना आरएसएस करता है, वह प्रोजेक्ट अभी पूरा नहीं हुआ है। इसके रास्ते में इस देश का संविधान, इसकी जनता, इसका लोकतंत्र अड़कर खड़े हो गए हैं। धृतराष्ट्र को यह जानकर तसल्ली हुई कि आर्यावर्त में कुछ लोग अभी भी अड़कर खड़ा होना जानते हैं। इसी तसल्ली भाव के साथ उन्होंने एक दरबारी कवि को एक कविता सुनाने का आदेश दिया। दरबारी कवि ने कहा, आज आपकी खिदमत में पेश है कवि हरिवंश राय बच्चन की एक पुरानी कविता, सड़ा हुआ कमल। धृतराष्ट्र ने हाथ उठाया, कवि ने कविता पेश की। उतर रहा है बजबजाता कमल, अब तू सड़ रहा है, और यह दुर्गंध तेरी सही जाती नहीं मुझसे। सत्य है यह, कमल सड़ता जब सेवार, कुचील, काई, कीच से भी अधिक बदबूदार होता। बिलबिलाते कीट तेरी लोथ को अब खा रहे हैं। वृंत जिस पर तू चढ़ा अब भी खड़ा है। सत्य की भी रीढ़ क्या झुकती कभी है? अहिंसा भी यष्टि पर चलती कभी क्या? त्याग की भी पीठ बोझो टूटती है, और बलि को भी निगलता काल मुख। मूर्तियों का भक्ष्य तो भूखे मरालों के लिए है। सर सिजों के कोष का संतोष धन है। सुरभि केवल मोतियों को तू सजोने को झुका था, तभी आसन से डिगा था। लड़खड़ाया वृंत से विक्षिन्न, पुण्य क्षीण पानी में गिरा था। कमल अब तो सड़ रहा है, और यह कटु करुण अप्रिय सत्य मुझको कहना पड़ रहा है। इधर कविता खत्म हुई, उधर धृतराष्ट्र सिंहासन से खड़े हुए। कवि को दाद देने का मौका भी नहीं मिला। इक्का दुक्का वाह वाह की आवाजें आई। सभा समाप्त हो चुकी थी। धृतराष्ट्र अंतःपुर की ओर लौट गए थे। धृतराष्ट्र संजय संवाद में इस हफ्ते बस इतना ही। 2 महीने लंबा चुनाव समाप्त हुआ। इस चुनाव ने देश के सामने बहुत सारी सीखें रखी, बहुत सारी चुनौतियां पेश की। एक चुनौती देश के चुनाव आयोग की भूमिका, उसके इकबाल को लेकर है, जो इस चुनाव के दौरान बुरी तरह से ध्वस्त हुआ है। इकबाल उस सरकार का भी टूटा है जो 10 सालों से बुलडोजर पर सवार होकर 400 पार का सपना देख रही थी। लेकिन चुनाव आयोग पर बात करना जरूरी है। संसाधनों अवसरों के लिहाज से यह चुनाव देश का सबसे ज्यादा असमान और एक तरफा चुनाव था। परिस्थितियां पूरी तरह से सत्ता पक्ष की ओर झुकी थी, विपक्ष के खिलाफ खड़ी थी। हमने वोटरों का सप्रेशन देखा, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन देखा, खुलेआम प्रधानमंत्री के नफरती भाषण देखे और चुनाव आयोग की चुप्पी देखी। सत्ता के साथ और विपक्ष के खिलाफ जो असंतुलित चुनावी स्पर्धा थी, उसका एक महत्वपूर्ण पक्ष इस देश का मीडिया भी रहा, खासकर टेलीविजन और हिंदी प्रिंट मीडिया। इसने मोदी के पक्ष में फर्जी एग्जिट पोल भी चलाए। अब की बार 400 पार का नारा तो चल ही रहा है, लेकिन इसके अलावा अब की बार 6 लाख पार का नारा भी लगाया जा रहा है। एग्जिट पोल की माने तो 4 जून को एनडीए 400 पार जाती हुई दिख रही है। दर्शकों
आपको बता देते हैं, क्योंकि एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में एनडीए 400 पार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 400 पार का नारा था वो सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। एनडीए को यहाँ पर फायदा हो सकता है, 400 से पार भी एनडीए का आंकड़ा जा सकता है। इस मीडिया ने मोदी के 70-80 स्क्रिप्टेड पहले से तयशुदा चापलूसी पसंद इंटरव्यू भी चलाए। कई लोग ये सोच के बैठे हैं कि इस बार तो गया हुआ है मामला, 29 में मोदी जी हटेंगे फिर हम आएंगे, 29 में उनका चांस है। अब फिर कोई ये भी लिख देता है कि नतीजों के बाद राहुल होंगे फरार, अब की बार 400 पार। 2047 तक क्या कुछ होने वाला है और क्या ये चुनाव महज एक फॉर्मेलिटी है? सर देखिए, ये कितनी बड़ी बात है कि चुनाव समाप्त नहीं हुआ और हम आपके अगले टर्म की बात कर रहे हैं, आप 100 दिन में 125 दिन में। इससे ऐसा लगता है कि चुनाव जो है एक स्टेटस को का चुनाव है, यानी लोगों को ये आश्वस्त है कि आप वापस आने वाले हैं। जब काशी में आते हैं नरेंद्र मोदी तो बिल्कुल किसी छोटे बालक की तरह उनकी आंखें भरी होती हैं। वो माँ की बात कहते हुए भावुक होते हैं। उनकी जो जुबान है वो सोचने लगती है कि क्या बोला जाए। आप शायद वो व्यक्ति हैं पॉलिटिक्स में जिसकी छवि बाहर सबसे गलत पेश हुई है। आपसे मिलने वाला, आपको जानने वाला अलग ही जानता है और बाहर तो अलग ही दुनिया है। राहुल ने सर जो ये अमीरी गरीबी की बात की, कौन राहुल? हमारे वाले राहुल। तो आपके वाले नहीं है, लेकिन मैं दूसरे वाले राहुल की भी बात करता हूँ। प्रधानमंत्री जी, अंत में यही कहूंगा कि आप मास्टर कम्युनिकेटर बिल्कुल हैं। जाहिरन इतने एक तरफा माहौल के बीच से चुनाव का रुख पलटने वाले विपक्ष को बड़ा श्रेय जाता है। मीडिया को लेकर प्रधानमंत्री का रवैया खासा एक तरफा और पक्षपात भरा रहा। अपने दरबारी हुड़कचुल्लुओं को प्रधानमंत्री ने 3 से 4 बार तक इंटरव्यू दिया और उन घोघा बसंतों को लगे हाथ मोदी धमकाते भी नजर आए। जितने भी मुश्किल सवाल हो सकते थे आपसे पूछे गए, आपने किसी ये ही मेरा आप लोगों से शिकायत है, ये मुश्किल शब्द आपका नहीं है। एक इकोसिस्टम ने आप लोगों को डरा करके रखा हुआ है और आप लोग बुज़दिल की तरह डरे हुए हो, उनके एजेंडा सेट के लिए सवाल लेके घूम रहे हो। आपको बुरा लगेगा, मैं सच कहता हूँ, आप सब लोग दबाव में जी रहे हो। और ये सब कहते हुए प्रधानमंत्री मीडिया से अपनी चिर परिचित दुश्मनी का प्रदर्शन करना नहीं भूले। देखिए, एक इकोसिस्टम ने ऐसे सवाल बना करके खड़े कर दिए कि आप तब तक पत्रकार नहीं है, आप तब तक न्यूट्रल नहीं है जब तक ये पूछे नहीं। इस मुसीबत से मुझे आपको भी निकालना है, वो काम भी मैं ही करूँगा। यह वो समय था जब मोदी जी मानकर चल रहे थे कि अब वो बायोलॉजिकल नहीं रहे। उन्हें ठोस यकीन था कि उनकी उत्पत्ति क्षितिजल पावक गगन समीरा से नहीं हुई, बल्कि ईश्वरीय स्वेद की एक बूंद से वो उत्पन्न हुए थे। इसलिए उन्हें लग रहा था कि देश में जो कुछ भी उनके खिलाफ है वह सब समस्या है और इस समस्या का समाधान उनके कर कमलों से ही होना है। स्वर्ग से मृत्युलोक में आगमन के दौरान उन्होंने मीडिया की न्यूट्रलिटी पर भाषण भी दिया। मीडिया की न्यूट्रलिटी की जो परिभाषा मोदी जी ने पढ़ी है, उसका सार संक्षेप यह है कि मीडिया उनसे कड़े और तीखे सवाल न पूछे। अगर उनसे कड़े और तीखे सवाल मीडिया पूछता है तो वह न्यूट्रल नहीं है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दैवत्व प्राप्त कर चुके मोदी जी ने न्यूट्रलिटी की यही परिभाषा बताई। बेबाक तरीके से आपने मुझे जी सवालों से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन मैं देख रहा हूँ आप लोग बहुत प्रेशर में रहते हैं, तो मैं तो चिंतित हूँ कि देश के मीडिया को भी न्यूट्रल रहना कितना मुश्किल हो जाएगा। और या तो उनकी भाषा बोलो या तो घर चले जाओ, तो वैल्यू खत्म हो गई। न्यूट्रलिटी, क्रेडिबिलिटी और संतुलन ऐसे शब्द रहे जिसका धड़ल्ले से दुरुपयोग हमारा मीडिया चुनावों के दौरान करता रहा। सबसे पहले तो तिहाड़ शिरोमणि संतुलन के चक्कर में सीधा गुलाटी मार गए। नया जो सबक है वो ये है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर अब हिंदुस्तान में चुनाव नहीं जीते जा सकते और ये बात बीजेपी को अब समझ लेनी चाहिए। लोकतंत्र तब पूर्ण होता है जब उस लोकतंत्र में लोग वोट डालते हैं, अपना कर्तव्य निभाते हैं, चाहे किसी को भी डालें। और मुस्लिम मतदाताओं ने इस लोकतंत्र में अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य निभाकर शानदार काम किया है और उन्होंने जो भी उनका फैसला रहा होगा, उन्होंने ये बता दिया कि वो क्या चाहते हैं। राम मंदिर के मुद्दे पर, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर और हिंदुत्व के मुद्दे पर बड़ी संख्या में हिंदुओं ने ही वोट नहीं डाला। लेकिन जल्द ही शिरोमणि को एहसास हुआ कि इतना जल्दी बेपेंदी का लोटा होना भी ठीक नहीं। जनता को गाली देकर भी काम चलाया जा सकता है। आप भी सुनिए। कैसे अब हिंदुत्व के मुद्दे पर हिंदुस्तान को जीतना संभव नहीं रहा। खालिस्तानी अलगाववादी अमृतपाल सिंह जेल में बैठे बैठे ही पंजाब से चुनाव जीत गया। पूर्व आईपीएस ऑफिसर के अन्नामलाई तमिलनाडु में चुनाव हार जाते।
शिरोमणि के इस फार्मूले पर मोदी जी का ध्यान अब तक क्यों नहीं गया, यह मेरी समझ से बाहर है। इस घामड़ आदमी को लगता है कि एक्स या वर्तमान आईपीएस अधिकारियों को टिकट देने से जीत तय हो जाती है। अगर ऐसा होता तो मोदी जी देश की 550 सीटों पर आईपीएस और आईएएस अधिकारियों को टिकट देकर निश्चिंत हो जाते। खैर, संतुलन का इससे ज्यादा शानदार प्रदर्शन इंडिया टुडे पत्रिका में दिखा। क्या खूबसूरत संतुलन साधा है इंडिया टुडे ने। इसी तरह क्रेडिबिलिटी का पेंच भी फंसा। चुनाव के 5वें चरण में धो पोछ कर निकाले गए प्रशांत किशोर ने अपनी तरफ से बड़ी कोशिशें की कि माहौल बन जाए, भाजपा के पक्ष में माहौल किसी तरह बन जाए। बंदा पानी पी पी कर एक साथ 2 बातें करता रहा। मैं चुनाव प्रबंधन से अब दूर हूं, लेकिन मैं भाजपा के पक्ष में 400 सीटों की गारंटी देने के लिए दनादन एक के बाद एक इंटरव्यू भी दूंगा। साख तो मिट्टी में मिल ही गई थी, लेकिन ये कहकर प्रशांत किशोर ने उसे मिट्टी के नीचे पाताल में पहुंचा दिया। They could be very well number one in Bengal. Lot of you will be surprised, but BJP will, in all likelihood, to my mind, BJP is going to emerge as number one party in West Bengal, in Lok Sabha. नॉर्थ और वेस्ट में कोई मटेरियल डैमेज है नहीं। मान लीजिए कि लोग कह रहे हैं कि जो सबसे ऑप्टिमिस्टिक ऑपोजिशन के नंबर आए हैं महाराष्ट्र से, लोग कह रहे हैं कि हम 20 से 25 सीट जीतेंगे। अगर 20 से 25 सीट ऑपोजिशन जीत भी जाता है, मान लीजिए कि जीत गए, तो भी आउटगोइंग लोकसभा में तो बीजेपी की महाराष्ट्र में सिर्फ 23 सीटें हैं। 23 से कम तो तब भी नहीं हुआ, तो बीजेपी का नंबर घटेगा कैसे। खासकर एग्जिट पोल के बाद तो किशोर बाबू बेकाबू हो गए और बेकाबू होकर वो पत्रकारों को गरियाने पर आमादा हो गए। अगली बार चुनाव और राजनीति की बात हो तो अपना कीमती वक्त खाली बैठे फर्जी पत्रकार, बड़बोले नेताओं और सोशल मीडिया के स्वयंभू विशेषज्ञों की फिजूल बातों और विश्लेषण पर बर्बाद मत कीजिए। प्रशांत किशोर की पातालगामी क्रेडिबिलिटी की जवाबदेही तय करने कौन आगे आया? राहुल कमल, इंडिया टुडे वाले। देश अलग अलग भागों में बटा हुआ है, इकोसिस्टम में बटा हुआ है और एक क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी टाइप से हो गई है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि प्रशांत किशोर ने पीछे से हवा भरने के लिए जानबूझ के, न केवल प्रशांत किशोर, तो कोई उसका तो कोई अंत ही नहीं। देखो, पूरी मीडिया को कह रहे हैं, जिसने भी कहा, लेकिन 10 साल से, और ये स्वाभाविक भी है, 10 साल से वन वे ट्रैफिक दे हैव बीन गेटिंग द बीटिंग। वेल, चुनावी पंडित प्रशांत किशोर और टीवी एंकर राहुल कमल, इन 2 क्रेडिबिलिटियों में आपको तय करना है कि कौन सी क्रेडिबिलिटी आपके लिए बेहतर है। इस दौरान कुछ हुड़कचुल्लू एंकरों का प्रॉपर मेल्टडाउन भी हुआ, जैसे इन महोदय का। इंडिया अलायंस में 37 पार्टियां हैं, ये 235 सीट जीती। 37 पार्टी मिलकर 37, और अकेले मोदी यानी कि बीजेपी कितनी सीट जीतती है बॉस? अकेले नरेंद्र मोदी अपने बूते बीजेपी को 239 सीट दिलाते। 239, बीजेपी 239 सीट के साथ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है बॉस। कांग्रेस को 99-100 सीट आई है, इससे कूद रही है जैसे क्लास में कोई पास हो जाए, 40 नंबर ले आए तो वो खुश हो जाता है, अरे हम पास हो गए। ऐसे ही ऐतिहासिक मौके के लिए योगेंद्र यादव ने कहा था, Thanks for the effort, Rahul, that you have put into all this mathematics. दरअसल 18वीं लोकसभा के नतीजों के विश्लेषण की सही दृष्टि यह होगी कि 2 खेमे चुनाव लड़ रहे थे। एक को 293 सीटें मिली, दूसरे को 234। इस लिहाज से यह बहुत नजदीकी मामला था, खासकर तब जब ये सारे हुड़कचुल्लू पूरे देश को भरमाने में लगे थे कि मोदी जी का खेमा तो 400 पार जा रहा है। विपक्षी खेमे के पास कोई मौका ही नहीं है। मीडिया ने देश के लोकतंत्र के साथ धोखा किया है और योगेंद्र यादव ने बहुत सही शब्दों में मीडिया की इस धूर्तता को रेखांकित किया है। अगर ये बात इस देश का आधा मीडिया कह देता कि हाँ ये क्लोज इलेक्शन है, हाँ इसमें कुछ भी हो सकता है, तो ये 239 अभी ना 190 हो जाते, 180 हो जाते। तो बिल्कुल मीडिया दोषी है और ये चुनाव का जो परिणाम आया है उसमें मीडिया की कारस्तानी शामिल है। आज भी ये लोग अपराधी हैं। जिस दिन इतिहास सच्चा लिखा जाएगा, इस देश का मेन स्ट्रीम मीडिया शर्म से इनके पास सर झुकाने को जगह नहीं मिलेगी, मुंह नहीं दिखा सकते अपने आप का कि क्या करते हैं। मीडिया के नाम पे जो हुआ इस देश में कलंक है देश के लिए, और उसने इस वर्डिक्ट को प्रभावित किया है। इनके बावजूद लोगों ने कुछ किया है, लेकिन अगर ये थोड़ा सा भी ईमानदार हो जाते तो क्या होता इस देश में। देश का मीडिया क्रेडिबिलिटी को बेचकर संतुलन खरीद रहा था। यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। क्रेडिबिलिटी चैनलों और चुनावी नतीजों की भविष्यवाणी करने वालों ने भी गंवाई। अब तो आरोप यह है कि एग्जिट पोल के नाम पर इन लोगों ने अनैतिक रूप से पैसे बनाने बिगाड़ने का खेल किया।
इसका सबूत है 3 जून को एग्जिट पोल के बाद शेयर मार्केट में आया उछाल। लोकसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल्स का सीधा असर शेयर मार्केट पर देखने को मिल रहा है। शेयर मार्केट झूम रहा है। एग्जिट पोल जारी होने के बाद से ही बाजार में उछाल आया है। जबरदस्त बढ़त के साथ सेंसेक्स और निफ्टी आज खुले हैं। सेंसेक्स 2000 से ज्यादा अंक उछल गया है। निफ्टी में भी 1000 अंक से ज्यादा की बढ़त देखी जा रही है। और फिर 4 जून को शेयर मार्केट में आई भारी गिरावट। चुनाव नतीजों के दिन शेयर बाजार में बड़ी गिरावट से लाखों निवेशकों को बड़ा झटका लगा है। एक ही दिन में शेयर बाजार में निवेशकों के करीब 30 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए, जिसमें सोमवार को बहुत बड़ी रैली देखी गई थी। पर आज मंगलवार को जब मार्केट ट्रेडिंग शुरू हुई है, मार्केट में घबराहट है। बड़ी खबर इस समय की, नतीजों के दिन सेंसेक्स लगभग 5% लुढ़क गया है। निफ्टी में 1389 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। इस कथित अनैतिक खेल को हवा किसी छुटभइये नेता या फिर अधिकारी ने नहीं, बल्कि सीधे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने दी। दोनों ने खुलेआम एनडीटीवी को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि 4 तारीख के बाद तेजी से शेयर बाजार ऊपर जाएगा, इसलिए आप लोग जमकर खरीदारी कर लें। 4 तारीख को नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। हम 400 पार करेंगे और स्थिर सरकार आने वाली है और शेयर मार्केट भी बढ़ने वाला है। जिस दिन चुनाव का नतीजा आएगा, आप उस हफ्ते भर में देखना कि यानी भारत का स्टॉक मार्केट के लिए उसके सारे जो उनके प्रोग्रामिंग के जो प्रोग्रामिंग वाले सारे उनके थक जाएंगे। तो 6 जून के पहले आप बाय कर लेना, 4 जून के पहले वो शूट अप करेगा। मोदी और शाह दोनों एक ऐसे चैनल एनडीटीवी पर शेयर मार्केट में खरीदारी की सलाह दे रहे थे जो कि अडानी समूह के स्वामित्व वाला चैनल है। और उससे भी बड़ी बात, अडानी समूह के खिलाफ सेबी शेयर बाजार में गड़बड़ियों की जांच कर रहा है। खुद अमित शाह का पारिवारिक धंधा शेयर बाजार में खरीद फरोख्त का है। आप उनकी संपत्तियों में शेयर बाजार का निवेश देख सकते हैं। चुनावी राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह इन्वेस्टमेंट के भी चाणक्य हैं। ऐसा हम नहीं, आंकड़े कह रहे हैं। दरअसल अमित शाह और उनकी पत्नी सोनल शाह का शेयरों में निवेश पिछले 5 सालों में 71% बढ़ के 37 करोड़ 40 लाख रुपए हो गया है। अमित शाह ने इलेक्शन कमीशन के पास जो एफिडेविट जमा किया है, उसमें यह जानकारी आई है। हलफनामे में दी गई जानकारी के मुताबिक पति पत्नी दोनों ने लिस्टेड और अनलिस्टेड दोनों तरह की कंपनियों के शेयर खरीद रखे हैं। हलफनामे में अमित शाह ने टोटल 181 लिस्टेड कंपनियों में निवेश किया है, जिसमें से भारतीय एयरटेल का नाम 2 बार दिखाया गया है, यानी टोटल 180 लिस्टेड कंपनियों में उनके पैसे लगे हैं। इन दोनों नेताओं की सलाह पर बड़ी मात्रा में छोटे मझोले लोगों ने निवेश किया, लेकिन 4 जून को चुनावी नतीजे आने के साथ ही शेयर बाजार में भारी गिरावट हुई। देखते ही देखते 31 लाख करोड़ रुपए डूब गए। इसमें बड़ी मात्रा छोटे और मझले स्तर के निवेशकों की रही, जो मोटी कमाई के फेर में थे। इस बेईमानी को एग्जिट पोल के फर्जी आंकड़ों ने हवा दी थी। यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि कुछ चुनाव सर्वेक्षण कंपनियों और मीडिया समूहों ने मिलीभगत करके 400 पार का फर्जी एग्जिट पोल का आंकड़ा दिखाया। इसके चक्कर में निवेशक फंस गए। राहुल गांधी ने इसे सुनियोजित घोटाला बताते हुए इस पर संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग की है। यहाँ पे क्लियरली एक स्कैम हुआ है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने इंडिकेट किया है, यहाँ पे होम मिनिस्टर ने इंडिकेट किया है, यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर ने इंडिकेट किया है। हम जेपीसी चाहते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं और देश इसकी सच्चाई जानना चाहता है। जेपीसी बनेगी या नहीं, जांच होगी या नहीं, घोटाला हुआ या नहीं, यह सब बाद की बात है। जरूरी बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है, उसका एक मान और प्रतिष्ठा है। उस पद पर बैठकर मोदी जी शेयर मार्केट में निवेश की टिप्स बांट रहे हैं। यह निहायत ही गैर जरूरी और शर्मनाक है। सत्ता के शीर्ष पर बैठे 2 लोग शेयर बाजार में निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। लाखों लोगों के करोड़ों रुपए डूब गए और दोनों नेताओं ने अपनी कारस्तानी पर माफी या फिर पछतावा तक नहीं जताया। अब आप इस हफ्ते की रिपोर्ट देख लीजिए। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं। इस हफ्ते की रिपोर्ट जनहित टाइम्स नाम के एक यूट्यूब चैनल से है। यह रिपोर्ट नोएडा शहर में खुलेआम आसमान के नीचे सोने वालों की कहानी है। सर्दियों में रैन बसेरों और कंबल बांटने की चर्चाएं खूब होती हैं, लेकिन चिलचिलाती गर्मी में बेघर लोगों का पुरसा हाल लेने वाला कोई है या नहीं, यह रिपोर्ट उसी की पड़ताल करती है। मजबूरी इंसान से कुछ भी करवा सकती है। देखिए दाने निकले पड़े हैं, गमोरिया हो रही है, इनके हालात देखिए आप।
क्या करे इंसान, मरेगा तो है नहीं, रोटी भी खाए। नींद आ पाती है? नींद सर कहाँ आ रही है, अगले बंदे ने 2 सेकंड के लिए आवाज दी है, तुरंत उठ के बैठ गए हैं, क्या करें। बिलदारी करते हैं जी। अच्छा, आपको इसमें है ही पता, कहाँ नींद आ रही थी, इसमें क्या आता है, मतलब मिट्टी है इसमें। हाँ, इसमें आएगी नहीं नींद, मिट्टी में नींद नहीं आ पाएगी। नहीं, मजबूरी है, बस एक मजबूरी है। हाँ जी। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।